Hello everyone, welcome to our YouTube channel June Politicon. As I earlier said that we will provide you special lectures on topic of Oxford Companion to Politics in India. तो इस बार इस वीडियो लेक्चर्स में ये चौथा वीडियो है जो कि सेक्युलरिज्म पे है। इसे नीरा चंदोके ने लिखा है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी और बुक तो आपको पता ही है, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये सेक्युलरिज्म वाला जो चैप्टर है ये आप कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद से इस बुक में पढ़ें, बहुत ही बेहतरीन लिखा गया है इसे। और इंडिया में जितने भी सेकुलरिज्म की डिबेट चल रहे हैं या जो मेन स्ट्रीम में नहीं भी चलता है वो सब समझेंगे आप लोग कि किस प्रकार से डिबेट सारे होते हैं और क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर किया जा सकता है। और इस बार जेएनयू एंट्रेंस में एक क्वेश्चन इसे आया भी था कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो उसका नेचर क्या है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, फिर नीचे कोड था तो उसमें सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म अबाउट। देयर आर मेनली टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ सेक्युलरिज्म। पहला है कि सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन और दूसरा है इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। पहला ये कि जो स्टेट और रिलीजन है यानी जो राज्य है और जो धर्म है उसमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन होगा कि रिलीजन कुछ भी करे, स्टेट को उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा है इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। दूसरा ये कि स्टेट अगर किसी के साथ रिलीजन्स के मैटर में इंटरफेयर भी करता है तो सारे रिलीजन्स के मैटर में इक्वली इंटरफेयर करेगा। तो दो है, पहला सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन और दूसरा है इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। पहला इंटरप्रिटेशन जो है जो सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन है, इसके कुछ इस प्रकार के मीनिंग्स हो सकते हैं। उसमें क्या है, द स्टेट शैल नॉट कंसर्न इटसेल्फ विथ रिलीजियस बिलीव्स प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। स्टेट अपने आप को किसी भी प्रकार के कोई भी रिलीजियस बिलीव्स हो, प्रैक्टिस हो उस या इंस्टीट्यूशन से उससे कोई संबंध नहीं रखेगा। द स्टेट शैल नॉट बी एसोसिएटेड विद ए पार्टिकुलर रिलीजन। किसी भी एक पार्टिकुलर रिलीजन से अपने आप को एसोसिएट भी नहीं करेगा। द स्टेट शैल परमिट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस बिलीफ एंड रिलीजन फॉर ऑल इट्स सिटीजन। इसके जितने भी नागरिक हैं सभी को एक फ्रीडम ऑफ कंसाइंस बिलीफ और रिलीजन जो है उसको अवेलेबल कराएगा कि आप जो भी धर्म को मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं। एंड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ। और स्टेट किसी भी प्रकार की कोई भी पॉलिसी, एक्ट या फिर बिल ऐसा नहीं ला सकती है जो उसके सिटीजन्स को रिलीजन के बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेट करे। तो ये पहला जो इंटरप्रिटेशन है सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, इसका ये मीनिंग्स हो सकता है। ठीक है, ये दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म कम्स टू अस फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न यूरोप। जो हमारा वेस्टर्न यूरोप का पूरा हिस्ट्री है ये इंटरप्रिटेशन वहीं से आया है, जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन है। दूसरा क्या है, द सेकेंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्युलरिज्म वाज जनरेटेड इन एंड थ्रू द इंडियन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस जो हमारा क्या है, इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन। दैट द स्टेट शैल ट्रीट ऑल रिलीजियस ग्रुप्स इक्वली, कि सभी स्टेट जो है सारे रिलीजियस ग्रुप्स को इक्वली ट्रीट करेगा। Now it is agreed that the assumed binary distinction between secularized and religious society is an optic illusion। अब जबकि इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि स्टेट और रिलीजियस सोसाइटी के बीच में पूरी तरीके से बाइनरी डिस्टिंक्शन नहीं किया जा सकता है, मतलब पूरी दोनों को पूरी तरीके से हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो सेक्युलराइजेशन डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट पीपल हैव बिकम इररिलीजियस और एंटी रिलीजियस। और सेक्युलराइजेशन का ये भी मतलब नहीं होता है कि हम लोगों को बिल्कुल इररिलीजियस, अधार्मिक और मतलब एंटी रिलीजियस बनाना है, ऐसा भी नहीं होता उसका मतलब। रिलीजन इज जस्ट वन एंड नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे इन विच पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड देयर रिलेशनशिप। आजकल के समय में क्या हो गया है, जब हम मॉडर्न जमाने में हैं तो यहाँ पुराने जमाने में ये होता कि रिलीजन जो है उससे लोग खुद को आइडेंटिफाई करते थे और वो एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वे था जिससे लोग अपने रिलेशनशिप को सोसाइटी के साथ रिलीजन के थ्रू देखते थे। लेकिन आजकल के वर्ल्ड में क्या हो गया है, मैटर्स हैज चेंज फ्रॉम अर्लियर टाइम्स व्हेन रिलीजियसिटी प्रोवाइड द ओवरआर्चिंग गाइड टू एवरीडे लाइफ। Now the people have many other intellectual resources to help them do so in the form of knowledge provided by reasoned and rational thinking। अब हमारे पास इतने सारे इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हैं कि हम खुद को उससे भी एसोसिएट करके देखते हैं, मतलब हमारी आइडेंटिटी जो है वो प्लुरल हो गई है काफ़ी। हम केवल हिंदू नहीं हैं, अब हिंदू के अंदर भी हमारा कास्ट है, या हम लिबरल हो सकते हैं, हम मार्क्सिस्ट हो सकते हैं, या हम बिहारी हो सकते हैं, यूपी के हो सकते हैं। तो आइडेंटिटी हमारा काफ़ी प्लुरल हो गया है। दिस ऑल थिंग्स क्राफ्टेड द पॉलिसी ऑफ द स्टेट इन टू वेज। तो ये जो रिलीजन जो है अब उतना मैटर नहीं करता है लोगों की लाइफ में। ठीक है, एक मतलब ये एक
एक ही इंटरप्रिटेशन है, जरूरी नहीं है कि कोई और थिंकर आएंगे वो ये बोलेंगे रिलीजन हाँ आप भी उतना ही मैटर करता था जितना पहले करता था, इवन ज़्यादा करता है। लेकिन एक नॉर्मल में देखें तो रिलीजन अगर उतना मैटर नहीं करता, हमारे पास दूसरे भी इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हैं खुद को अपनी रिलेशनशिप को सोसाइटी के साथ देखने के लिए, तो इस चीज़ को मान के स्टेट ने अपनी पॉलिसी को दो तरीके से क्राफ्ट किया। पहला, द रैशनल इंडिविजुअल्स आर एबल टू ईदर बैलेंस रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस कंसिडरेशंस और सबऑर्डिनेट द फॉर्मर टू द लेटर। अब जो रैशनल इंडिविजुअल्स हैं, जो लिबरल डेमोक्रेसी का थ्योरी ही होता है जो इंडिविजुअल का, कि जो इंडिविजुअल्स है वो रैशनल है, तार्किक है, उसे पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कोई भी स्टेट उसके एंड्स को लिमिट नहीं कर सकता है कि ये एंड्स होगा। सारे लोगों का जो इंडिविजुअल्स हैं उसके एंड्स अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ जो रैशनल इंडिविजुअल्स है, तो स्टेट ये मान के चल रहा है कि जो रैशनल इंडिविजुअल्स है वो अपने रिलीजियस और नॉन रिलीजियस कंसिडरेशंस को जो है बैलेंस करके चलेगा, कि हमें कहाँ रिलीजियस के बेसिस पे डिसीजन लेना है और कहाँ नॉन रिलीजियस बेसिस पे डिसीजन लेना है। और इवन यदि दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा तो वहाँ पे जो नॉन रिलीजियस जो हमारा बेस बेस है उसको हम नॉन रिलीजियस कंसिडरेशंस के नीचे रखेंगे, उसको सबऑर्डिनेट कर देंगे। दूसरा क्या है, द स्टेट नो लॉन्गर रिक्वायर्स द सैंक्शन ऑफ रिलीजन टू लेजिटिमाइट इट्स पावर और ट्रांसलेट पावर इनटू अथॉरिटी। अब आजकल का जो स्टेट है उसे पावर कहाँ से मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, वी द पीपल, या अगर हम देखें तो हम लोगों से मिला है। पुराने जमाने के जो स्टेट हुआ करते थे उसे अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए रिलीजन का सहारा लेना पड़ता था। अगर इंडिया में ही देखें तो जो क्षत्रिय होते थे उन्हें अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए, हाँ हम राजा हैं, इस खास टेरिटरी पे हम शासन करेंगे, तो उसे वो लेजिटिमाइजेशन ब्राह्मण करते थे जो अपर कास्ट में थे। ब्राह्मण उनको लेजिटिमाइज किया कि हाँ आपको अब जो आप इस टेरिटरी के राजा हैं। तो आजकल के स्टेट को उस सैंक्शन की जरूरत नहीं है रिलीजन से। तो ये दो चीज है। अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट का कैसे इवोल्यूशन हो। इन इंडिया में द डिबेट ऑफ सेक्युलरिज्म सेंटर्ड अराउंड दिस टू कॉन्सेप्ट, दो ही कॉन्सेप्ट हैं जिसके अंदर जो है सेक्युलरिज्म का डिबेट चलता है मेनली। सर्वधर्म समभाव और इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, जो कि महात्मा गांधी का था कि सभी धर्म को हम एक साथ लेके चलेंगे। और दूसरा धर्मनिरपेक्षता है जे.एल. नेहरू, जो कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का है कि स्टेट जो है रिलीजन के मैटर में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। हाउएवर, नेहरू चेंज इट्स स्टांस लेटर व्हेन ही बिकम इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट फॉर हिम, उन्होंने अपने स्टेंस को चेंज कर लिया बाद में। पहले उनका जो नेहरू का जो सेक्युलरिज्म था उसको समझने की जरूरत है। उनका मतलब ये था कि स्टेट वेयर रिलीजन एज सच इज डिस्करेज्ड, इट मीन्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कंसाइंस इंक्लूडिंग फ्रीडम फॉर दोज हु मे हैव नो रिलीजन। सेकेंड, द वर्ड सेक्युलर वाज नॉट अपोज टू रिलीजन। अब जो स्टेट है वो रिलीजन को डिस्करेज करने की कोशिश करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेक्युलरिज्म डिड नॉट मीन ए स्टेट वेयर रिलीजन इज सच इज डिस्करेज। स्टेट रिलीजन को डिस्करेज करने की कोशिश नहीं करेगा। इट मीन्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कंसाइंस इंक्लूडिंग फ्रीडम फॉर दोज हु मे हैव नो रिलीजन। सभी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कंसाइंस देना है और उनको भी फ्रीडम देना है जिनका कोई रिलीजन नहीं हो। मतलब आपको आपको ये आज़ादी है कि आप धर्म माने तो आपको स्टेट सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन आपको ये भी आज़ादी है कि कोई धर्म नहीं मानेगा तो कोई धर्म मानने वाला भी उसको ये फोर्स नहीं कर सकता है कि तुमको धर्म मानना ही पड़ेगा। तो स्टेट उनको भी सुरक्षा देगा जो धर्म मानते हैं और स्टेट उनको भी सुरक्षा देगा जो धर्म को नहीं मानते हैं। द सेकेंड, द वर्ल्ड सेक्युलर वॉज नॉट अपोज टू रिलीजन। जो वर्ड सेक्युलर है वो रिलीजन के अपोजिशन में खड़ा नहीं है ना। हाँ, दो चीज। सो इन इंडिया नेहरू एसिमुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ महात्मा सेक्युलरिज्म विथ हिज ऑन। ठीक है। द क्रीड ऑफ सेक्युलरिज्म देयरफॉर डिस्करेज्ड फियर्स दैट वन ग्रुप हैड द राइट टू स्टम्प द बॉडी पॉलिटिक विद इट्स इथोस इवन इफ इट इज इन ए मेजोरिटी। Conversely, a religious group would not be disprivileged in any way, even though it had it happened to be in minority. तो ये जो सेक्युलरिज्म था, जो नेहरू का जो महात्मा के साथ एसिमुलेटेड सेक्युलरिज्म था, इसने दो चीज को माना कि अब कोई भी रिलीजियस ग्रुप, चाहे वो मेजोरिटी में ही क्यों नहीं हो, बहुसंख्यक आबादी ही क्यों नहीं हो, वो जो बॉडी पॉलिटिक यानी जो स्टेट की पॉलिसी है या स्टेट के जो भी इंस्ट्रूमेंट है या इंस्टीट्यूशंस है उसको अपने तरीके से या अपने कल्चर से उसको डोमिनेट नहीं कर पाएगा। और दूसरा क्या था कि कोई भी रिलीजियस ग्रुप डिस्प्रिविलेज्ड नहीं फील करेगा, इवन वो माइनॉरिटी में ही क्यों नहीं हो। आप मुस्लिम हो, सिख हो या कोई भी हो, तो आप माइनॉरिटी में होने के बाद भी आपको उसके बेसिस पे डिस्प्रिविलेज्ड मतलब नहीं होंगे आप। तो ये दो चीज जो है इस सेक्युलरिज्म से इंडिया में स्टेब्लिश्ड हुआ।
अब क्राइसिस ऑफ सेक्युलरिज्म हुआ भाई, इतने अच्छे अच्छे डिबेट्स तो हम दे दिए, लेकिन क्या सेक्युलरिज्म हमें वो सारी चीज़ें दे पाया जो हम उससे पाना चाहते थे, जो हम इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद इतने सारे वायलेंस हुआ या फिर जो रिलीजन के बेसिस पर राइट हुआ, तो क्या सेक्युलरिज्म सक्सेस हुआ अपने जो भी एजेंडा था उसका? तो उसमें इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेस है। अब इसमें हम शुरू करते हैं क्या था। द एंटायर डिस्कशन ऑफ सेक्युलरिज्म जो है हैज टेकन प्लेस अगेंस्ट इंक्रीजिंग कम्युनल राइट्स इन इंडिया। अब जब 1980s के बाद कम्युनल राइट्स बढ़ने स्टार्ट हो गए, ठीक है, तो जितना भी सेक्युलरिज्म का डिबेट था स्टार्ट हुआ था वो उसी टाइम ज़्यादा स्टार्ट हुआ। तो ऑब्वियस एक बात है कि जो डिबेट हुआ काफ़ी हिट होगा, ठीक है। तो the communal rights have not only violated fundamental right to life, to dignity, and to property in a major way. They have endangered the basic right of citizens to live with dignity and to freely practice their religion. Wide Article 25 of the Constitution. Increasing communal rights raised questions like two. पहला, has secularism been able to achieve the desired objectives of safeguarding the life, property, and dignity of citizens? और दूसरा, हैज सेक्युलरिज्म बीन एबल टू इंश्योर इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजियस ग्रुप्स और हेल्प इन स्टेब्लिशिंग इंटर रिलीजियस हार्मोनी। अब सेक्युलरिज्म तो बहुत चीज़ का दावा करता था कि हम भाई लाइफ, प्रॉपर्टी और डिग्निटी को सेव करेंगे, सभी को इक्वल राइट्स मिलेगा अपने रिलीजन को जो है प्रोफेस करने का। तो क्या वो हो पाया? आर्टिकल 25 अगर राइट्स हो रहा है तो वो वायलेशन हो रहा है। इवन इस बात का कि भी लोग अपने रिलीजन को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ फ्रीली। दो क्वेश्चन इससे आया कि क्या सेक्युलरिज्म जो है इस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में सक्सेस रहा कि वो लोगों के लाइफ, प्रॉपर्टी और डिग्निटी को बचा पाएगा? नहीं। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? फिर दूसरा था कि हैज सेक्युलरिज्म बीन एबल टू इंश्योर इक्वलिटी ऑल रिलीजियस ग्रुप्स, ठीक है, जितने भी रिलीजियस ग्रुप है उसके बीच में सेक्युलरिज्म अगर आ गया है तो इंटर रिलीजियस हार्मोनी है, कोई दूसरे से फाइट नहीं कर रहा। तो क्या ऐसा हुआ? तो अब एकेडमिक कम्युनिटी जो था हमारा, इसमें दो धड़े में बट गया। पहला धड़ा ये था कि जो बोलता था नहीं सेक्युलरिज्म इंडिया के लिए उसके लायक ही नहीं है, इंडिया के लायक। और दूसरा ये था कि सेक्युलरिज्म ही ओनली ऑप्शन है जो कि इस बिटरली डिवाइडेड सोसाइटी में सोसाइटी को एक साथ रख सकता है। तो पहले स्टैंड में जो थे जो कि सेक्युलरिज्म को टोटली रिजेक्ट करते थे, उसमें आशीष नंदी, टीएन मदान मेन आदमी थे, मेन इंटेलेक्चुअल थे। तो आशीष नंदी का एक सेमिनार पीस था एंटी सेक्युलरिस्ट मैनिफेस्टो। पूछ सकता है एग्जाम में कि एंटी सेक्युलरिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? तो आशीष नंदी ने लिखा। मतलब सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट थे, ये उसके कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट थे। क्यों थे? सुनिए। उनका ये मानना था कि द इल्स ऑफ रिलीजन्स have found political expression. The strength of religion are not available for checking corruption and violence in public life. In the end, we are left with a denuded and impecunious version of religion that serves narrow and partisan ends. He further elaborates that for countering the narrow and violent meanings of faith, we have to discover the original meaning of faith and liberate it from the second meaning that modernity has imposed upon religion. इनका ये कहना था कि अगर स्टेट रिलीजन से स्ट्रिक्ट सेपरेट हो गया है तो क्या होता है, आपको तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है नेताओं को। अब वो पॉलिटिशियन हो या फिर कोई भी लोग हो, वो मतलब पब्लिक स्फेयर में आएंगे और रिलीजन को यूज करेंगे। तो जब रिलीजन को यूज करेंगे तो वहां उसे काउंटर करने के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं रहेगा। जब काउंटर करने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा तो रिलीजन का जो गंदा स्वरूप है, जो उसका करप्शन है, वायलेंस है, ये ज्यादा हमें देखने को मिलेगा और उसका यूज करके लोग करप्शन करेंगे, वायलेंस करेंगे। जबकि होना ये चाहिए कि अगर स्टेट उसे इनकाउंटर करे चीजों को लेकर के और उसे पूरी तरीके से मतलब दरकिनार नहीं कर दे, तो वो हमें रिलीजन का अच्छा स्वरूप देखने को मिलेगा। तो इसी कारण से जो है अ, जो है हमें क्या होना चाहिए, रिलीजन को पब्लिक डिबेट में लाना चाहिए स्टेट के थ्रू, मतलब स्टेट को स्ट्रिक्ट सेपरेशन वहां पे नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि हमें फर्दर इलोबरेट्स दैट फॉर काउंटरिंग द नैरो एंड वायलेंट मीनिंग ऑफ फेथ वी हैव टू डिस्कवर द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ फेथ एंड लिबरेट इट फ्रॉम द सेकेंड मीनिंग दैट मॉडर्निटी हैज इम्पोज्ड अपॉन रिलीजन। और हमें जो फेथ है उसका ओरिजिनल मीनिंग को डिस्कवर करना पड़ेगा और उसको उस सेकेंड मीनिंग से लिबरेट करना पड़ेगा जो मॉडर्निटी ने रिलीजन के ऊपर इम्पोज कर दिया है। अब दूसरे इसमें थे टीएन मदान। टीएन मदान भी मतलब आशीष नंदी के ट्रेंड्स में ही शामिल थे। तो उनका जो रीजन था कि इंडिया में उन्होंने जो सेक्युलरिज्म को रिजेक्ट किया, उसके कुछ चार आर्गुमेंट ये मुख्य हैं। पहला, उन्होंने उन्होंने ये कहा कि इट वाज पॉसिबल टू प्राइवेटाइज रिलीजन इन द वेस्ट बिकॉज डेवलपमेंट्स इंटरनल टू क्रिश्चियनिटी
सच एज द रिफॉर्मेशन फैसिलिटेट द प्रोसेस। उनका ये मानना था कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है वहाँ रिलीजन को प्राइवेटाइज करना आसान था, इसीलिए क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो क्रिश्चियनिटी के इंटरनल में है। मतलब क्रिश्चियनिटी जो है वो रिफॉर्मेशन जैसे हो वहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन, तो उन्होंने प्रोसेस को डेवलपमेंट्स को मतलब आगे बढ़ाया, तो वहाँ पे रिलीजन जो है प्राइवेटाइज हो गया। ये आर्गुमेंट मैक्स वेबर से सिमिलर करता है, जिसने ये कहा था कि जो प्रोटेस्टेंट सेक्ट है वहाँ राइज ऑफ कैपिटलिज्म इन द वेस्ट जो है वो राइज ऑफ प्रोटेस्टेंट सेक्ट के कारण हुआ है। जो प्रोटेस्टेंट का राइज हुआ है तो वो कैपिटलिज्म का भी राइज किया, उनका ये बुक ही था, मैक्स वेबर का आर्गुमेंट था ये। तो ये था। दूसरा क्या था, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा है द रिलीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल और कल्चरल फैक्टर फॉर द पीपल ऑफ दिस रीजन्स। दरअसल जब वो ये बुक लिख रहे थे तो वो पूरा साउथ एशिया की बात कर रहे थे, इसलिए रीजन्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो रिलीजन जो है इस रीजन के लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल और कल्चरल फैक्टर है। आप किसी भी व्यक्ति को उठा करके देख लें, बोलिए आपका क्या नाम है, तो नाम बताएगा, अपनी जाति बताएगा, तो उसका जो, अगर उसकी आइडेंटिटी को हमें देखना है तो हम उसके रिलीजन से पहचान सकते हैं। अगर उसने हिंदू बोल दिया खुद को तो आप बता देंगे हाँ ये इनका इनका कल्चर ऐसा होगा, इसका सोसाइटी ऐसा होगा, इसका पूरा मतलब हैबिट ऐसा होगा, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ इस रीजन के लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो रिलीजन है। The denial of the legitimacy of religion in social and political life serves to provoke fanaticism और fundamentalism। अब हम अगर सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में रिलीजन की लेजिटिमेसी को डिनाई कर देते हैं तो क्या होता है कि उसका फंडामेंटलिस्ट जो होते हैं वो सामने आ जाते हैं और वो फिर चीज़ों को प्रोवोक करना शुरू कर देते हैं। तो रिलीजन का वही आशीष नंदी के ही स्टैंड में इनका भी है कि सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में रिलीजन को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर उस पर डिबेट्स हो, ओपन डिबेट हो, तो जो रिलीजन की अच्छी बातें हैं वो सामने आएंगी। ये नहीं कि कुछ मतलब कुछ ही लोग जो है रिलीजन को पढ़ के या उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू कर दें। चौथा आर्गुमेंट उनका ये था कि ट्रेडिशंस ऑफ रिलीजियस प्लुरलिज्म कैन हेल्प अस कैरी फॉरवर्ड इंटर रिलीजियस हार्मोनी। और जब एक ही सोसाइटी में चार प्रकार के लोग होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और वो चारों खड़े होंगे और वो अपने आप को एक्सेप्ट करें कि हाँ हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, और वो अपनी अपनी रिलीजन की बातों को वहाँ पे सामने में रखेंगे, तो एक इंटर रिलीजियस हार्मोनी भी इससे बनेगा। ठीक, ये उन दोनों कॉन्सेप्ट था, टी एन मदान और आशीष नंदी। अब दो लोग आते हैं, अखिल बिलगामी और अचीन अचीन वनाइक। ये दोनों क्रिटिसाइज करते हैं नंदी और मदान को और कहते हैं कि ये दोनों आदमी जो है आशीष नंदी और टी एन मदान रिलीजियस कम्युनिटरिज्म को सपोर्टर हैं, मतलब ये धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। कौन बोला? अखिल बिलगामी और अचीन वनाइक। किसके लिए बोला? आशीष नंदी और टी एन मदान के लिए। वनाइक आर्ग्यूज दैट द रूट कॉज ऑफ रिलीजियस कम्युनिटेरिज्म इन इज रिलीजन इटसेल्फ। अचीन का ये मानना था कि जो इंडिया में धार्मिक उन्माद फैल रहा है उसका एकमात्र कारण धर्म खुद है। ही सजेस्टेड दैट सेक्युलरिज्म इन इंडिया मस्ट मीन थ्री थिंग्स। उनका ये मानना था कि इंडिया में सेक्युलरिज्म अगर है तो उसका तीन मतलब है। पहला, द राइट टू फ्रीडम ऑफ वर्शिप, सभी को पूजा करने की आदत है, मतलब अधिकार है कि कोई भी कुछ भी चीज की पूजा कर सकता है। प्राइमेसी ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के साथ जो आपको राइट्स मिले हैं उसका सबसे पहले प्राइमेसी है, वो सबसे प्राइमरी चीज है। दूसरा, द नॉन एफिलिएशन ऑफ द स्टेट टू एनी रिलीजन एंड इम्पार्शियलिटी, जो स्टेट है उसका किसी भी रिलीजन के साथ कोई नॉन एफिलिएशन एफिलिएशन नहीं होगा, ठीक है, और स्टेट इम्पार्शियल होगा। On the other hand, Bilgrami accused the Nehruvian secularism for increasing the trouble in Indian secularism, that it did not emerge as a product between the religious communities. Instead, it was adopted from an Archimedean point. अखिल बिलगामी ने कहा कि इंडिया में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ये धार्मिक उन्माद का, वो नेहरूवियन सेकुलरिज्म के कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो इंडियन सेकुलरिज्म को मतलब नेहरूवियन सेकुलरिज्म जो एक्सेप्ट किया गया था, ये इंडियन कम्युनिटी जो रिलीजियस कम्युनिटीज है उसमें कोई डिबेट होकर के नहीं किया गया था, बल्कि आर्किमिडियन पॉइंट अपना कोई आदमी आया, नेहरू को ऐसा ऐसा लगा और उन्होंने एक्सेप्ट करके उसको डाल दिया। तो अखिल बिलग्रामी और अचीन वनाइक का ये आर्गुमेंट था और आनंदी और मदान के वो अगेंस्ट थे। ठीक है, तो दो लोग हैं, अखिल बिलग्रामी और वचीन वनाइक सपोर्टर थे सेक्युलरिज्म के, नांदी और मदान इसके रेसिस्ट करते थे, उनके अपोज में थे, रिजेक्ट करते थे सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को। ठीक, अब सेक्युलरिज्म एंड इक्वलिटी इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेस इसके हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको क्वेश्चंस को जब आप समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि क्या पूरा कॉन्सेप्ट है। व्हाट डज इट मीन टू ट्रीट रिलीजियस ग्रुप्स इक्वली, इसका क्या मतलब होता है कि सारे रिलीजियस ग्रुप को हम इक्वली ट्रीट करेंगे। डज द स्टेट स्टे अवे फ्रॉम रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस इक्वली, क्या स्टेट को सारे रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस से समान तौर से अलग दूर के हटना चाहिए, मतलब 1 मीटर हिंदू से, 1 मीटर मुस्लिम से, 1 मीटर सिख से,
ये नहीं कि 1 मीटर हिंदू से रहेंगे और 1.5 मीटर मुस्लिम से रहेंगे और 2 मीटर सिख से रहेंगे, सबसे 1 मीटर ही रहना है। डज इट इंटरवीन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स फॉर वाट एवर रीजन इक्वली? क्या अगर वो इंटरवेंशन कर रहा है स्टेट किसी भी रिलीजियस ग्रुप के इंटरनल अफेयर्स में, तो किसी भी कारण से वो इक्वली होना चाहिए, अलग भाई 1 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर नहीं होना चाहिए। Does not the equal treatment of religious group reproduce the empirical fact that one of these religious groups numerically dominant and culturally hegemonic, and the minority groups are at risk because they are vulnerable to assimilation on the one hand and cultural domination of the majority on the other? और इसका फिर इसमें ये कहने की कोशिश किया जा रहा है कि यदि हम सभी रिलीजियस ग्रुप को इक्वली ट्रीट करना शुरू कर देंगे तो क्या ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स हैं और एक जो है पहले से ज़्यादा संख्या में है, तो वो कल्चरली हेजेमेनिक हो जाएगा और जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है वो दो प्रकार के रिस्क पे चले जाएंगे। पहला तो ये कि उनका एसिमिलेशन हो जाएगा उस मेजोरिटी के कल्चर से, और दूसरा ये हुआ कि वो कल्चरल डोमिनेशन के अंदर आ जाएंगे। तो अगर हम सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे, चाहे वो ज़्यादा संख्या में ही हो और कम संख्या में ही हो, तो इससे इसका डर है माइनॉरिटी को। दूसरा क्या है, डज इक्वलिटी इन अदर वर्ड्स इम्प्लाई दैट स्पेशल प्रोटेक्शन शुड बी ग्रांटेड टू द कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एडवर्टेंट और इनएडवर्टेंट एसिमिलेशन? तो क्या इक्वलिटी का ये मतलब होता है कि जो माइनॉरिटी कल्चर है, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के कल्चर है और रिलीजन है, उसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए ताकि वो इस एसिमिलेशन और मेजोरिटी के कल्चरल डोमिनेशन से बच सके? तो इक्वलिटी का दो मतलब हो सकता है, एक फॉर्मल इक्वलिटी जिसमें कि हम सबको समान ट्रीट करेंगे, इससे क्या खतरा है कि माइनॉरिटी ग्रुप्स का एसिमिलेशन हो जाएगा और कल्चरल डोमिनेशन हो सकता है मेजोरिटी का माइनॉरिटी के ऊपर। और दूसरा क्या, इक्वलिटी का ये मतलब होता है कि हम जो माइनॉरिटी है उसको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे ताकि उसका एसिमिलेशन और कल्चरल डोमिनेशन नहीं हो पाए। ये सारे क्वेश्चंस हैं इस पे, ठीक है, सेक्युलरिज्म और इक्वलिटी पे। अब इंडिया में आते हैं, क्या हुआ इन इंडिया। सेक्युलरिज्म एज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी अंडरस्टूड विद इन द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कमिटमेंट टू सोशल रिफॉर्म। अब इंडिया में सेक्युलरिज्म को एज ए बेसिक फीचर माना गया है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। आर्टिकल 25 जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन का अधिकार देता है हमें। सेकेंड सेक्शन ऑफ द आर्टिकल 25 ये भी कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉज रिलेटेड टू एनी रिलीजन। अब इसी बात को समझिए, आर्टिकल 25 तो दे रहा है हमें आज़ादी की हम पूजा करें, प्रोपेगेट करें रिलीजन को, प्रोफेस करें, लेकिन आर्टिकल 25 की सेकेंड सेक्शन में लिखा है कि इस आर्टिकल का कोई भी ऐसी बात किस स्टेट को किसी भी प्रकार के उस कानून को बनाने से नहीं रोक सकता है जो कि धर्म से संबंध हो। ठीक। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 provides the minorities to protect their own cultures and to run their own educational institution। 29 और 30 जो है लगभग ग्रुप राइट है, माइनॉरिटीज को ये बात का अधिकार देता है कि अपने कल्चर्स को प्रोटेक्ट करें और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने धर्म के नाम पे धर्म वाला चला सकते हैं, जैसे मदरसा वगैरह चलता है। These all articles have to be read along with each other। अब ये जो 25 है आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 का दूसरा सेक्शन आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये अलग अलग नहीं है, सेपरेट नहीं पढ़ा जाएगा, इसको सबको एक साथ पढ़ा जाएगा। मतलब ये नहीं होगा कि कोई लोग आए और बोले कि आर्टिकल 25 में तो हमको लिखा है कि अब स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, फ्रीडम है हमको। अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि स्टेट को मतलब फ्रीडम ऑफ कंसाइंस आपको, तो आर्टिकल 25 के सेक्शन 2 में ये भी लिखा है कि स्टेट को भी लॉ बना सकता है आप पे। तो आपको ये चारों चीजों को साथ में पढ़ के लेके चलना है, आप अकेले एक के दम पे नहीं जा सकते हैं। अब दिस द कमिटमेंट टू माइनॉरिटी राइट्स स्टेम फ्रॉम प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन। अब जो माइनॉरिटी राइट्स है ये इंडिया में बहुत पहले से चला आ रहा था, नेहरू रिपोर्ट 1928, कराची रिजोल्यूशन 1931 और जितने भी आईएनसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के डॉक्यूमेंट्स इश्यूड हुए थे सब में माइनॉरिटी राइट्स की बात थी। लेकिन इसके जितने भी एफर्ट के बावजूद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स जो है मुस्लिम लीग को इस बात पे नहीं कन्विंस कर पाए कि हिंदू मेजोरिटी वाले इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी को इक्वल सिटीजनशिप राइट्स मिल जाएगा और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल पाएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस में। नहीं हो पाया तो क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, मुस्लिम जिनको जाना था वो पाकिस्तान में गए। तब द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इस कारण से जो है माइनॉरिटी ग्रुप्स का ड्रॉप कर दिया गया पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद, कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट में ये होता था, इस बात को समझिए सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये हुआ कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी जो है ज़्यादा पॉपुलेशन में है, तो वहाँ पे
माइनॉरिटी ही इलेक्शन फाइट करेगा, चाहे वो एमपी का हो या एमएलए का, कोई भी इलेक्शन हो, और उसको जो वोट देने वाले लोग होंगे वो भी उसी ग्रुप के लोग होंगे। मतलब जैसे अभी क्या होता है कि सीट में रिजर्वेशन है कि एससी एसटी को रिजर्व कर दिया गया ये सीट, और उसको वोट सब देंगे। लेकिन पहले था कि जिस कैटेगरी के लोग हैं उसी कैटेगरी के लोग को वोट देंगे, और दूसरे कैटेगरी के लोग या दूसरे धर्म के लोग उसको वोट नहीं देंगे। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट था, तो इसको पार्टीशन के बाद हटा दिया गया। बट ए स्पेशल कंसेशन मेड टू द माइनॉरिटीज, क्या था कि जितने भी माइनॉरिटीज ग्रुप हैं वो अपने पर्सनल लॉस को रिटेन कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। पर्सनल लॉज क्या होता है, वो पर्सनल लॉज जो है मैरिज मतलब शादी, दहेज, डिजोल्यूशन कैसे लेना है, दहेज डिवोर्स कैसे लेना है, पेरेंटेज मतलब बच्चों का अधिकार, लेजिटिमेसी, प्रॉपर्टी राइट्स, गार्जियनशिप, अडॉप्शन, गिफ्ट्स, विल्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन पे इसको पर्सनल लॉज कहते हैं। दिस ऑल थिंग्स आर वेरी क्रूशियल टू जेंडर जस्टिस, और ये चीजें क्या है कि जेंडर जस्टिस के लिए बहुत क्रूशियल है। Whereas the Hindu community was socially reformed through legislation from above, the personal laws of the minorities were left alone. हिंदू कम्युनिटी का जो भी ये जितना पर्सनल लॉज था, इसको ऊपर से यानी स्टेट के द्वारा लेजिस्लेशन के थ्रू रिफॉर्म किया गया। हिंदू कोड बिल में जितने भी चीजें आए तोड़ तोड़ करके उसको बनाया गया। बाद में दहेज पे अलग डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट बना, या फिर हिंदू प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट बना, इस प्रकार से। तो लेकिन जो माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉज थे उस पर कोई छेड़खानी नहीं कर पाया है स्टेट। ठीक है, ये आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। डी स्मिथ सजेस्टेड दैट द लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी ऑफ सेकुलरिज्म कैरीज 3 पॉइंट्स। अब डी स्मिथ कोई इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने बोला कि लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी ऑफ सेकुलरिज्म जो है 3 पॉइंट पे चलता है। पहला है कि लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन दीजिए लोगों को, सिटीजनशिप एंड राइट टू इक्वलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड न्यूट्रलिटी होगा। सिटीजनशिप मिलेगा सबको चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, राइट टू इक्वलिटी होगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे आप, और न्यूट्रल रहेंगे स्टेट। और तीसरा है द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। अब स्मिथ का मानना यह है कि इंडिया में पहला और दूसरा तो है हमारे पास, लिबर्टी भी है लोगों को, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, सिटीजनशिप मिल रहा है, राइट टू इक्वलिटी भी है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन भी है, न्यूट्रलिटी भी है, लेकिन सेपरेशन नहीं है स्टेट और रिलीजन का। इसीलिए इंडिया जो है, इंडिया में सेकुलरिज्म का मेन प्रॉब्लम यही है, नॉन सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। आप एक बार विचार कीजिएगा कि क्या ऐसा संभव है कि इंडिया में स्टेट जो है रिलीजन के मैटर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करें। सोचिए 2-3 मिनट तक। फिर क्या है, वीपी लुथेरा आर्ग्यूड दैट सिंस द वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, द कंट्री इज नॉट एंड कैन नॉट बी सेक्युलर। वीपी लुथेरा ने ये कहा कि अब जब सेपरेशन नहीं है रिलीजन और स्टेट का, कोई वॉल नहीं है, दीवार नहीं है बीच में, तो इंडिया जो है सेक्युलर स्टेट नहीं है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। सेक्युलरिज्म, अनइवन स्टेट इंटरवेंशन एंड माइनॉरिटी राइट्स, इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेस। सेक्युलरिज्म है, स्टेट इंटरवेंशन अनइवन हो रहा है, मतलब कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, और माइनॉरिटी राइट्स पे कैसे हम तीनों को बैलेंस करके चलेंगे। द मैटर केम टू head in the mid 1980s with the Shah Bano case. First time the MP High Court overruled section 1273 of the CRPC. This section gives the prominency of personal laws over section 125, which rules that the former husband must pay the maintenance of his wife after divorce. CRPC में सेक्शन 125 में ये लिखा है कि जो फॉर्मर हस्बैंड होते हैं, अगर मतलब आपका डिवोर्स हो गया और यदि आप पति हैं तो आपको अपनी पत्नी को डिवोर्स के बाद कुछ मेंटेनेंस राशि देने पड़ेंगे। ठीक है। और आर्टिकल 1273 उसी सीआरपीसी के सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई रिलीजन में उसके पर्सनल लॉज हैं, जिसमें पर्सनल लॉ के तहत वो मामला आता है, तो वहां पे 1273 जो है वही 125 के ऊपर प्रोमिनेंट करेगा। मतलब 125 को नहीं मान के वहां पे हम 1273 को मानेंगे। एमपी हाई कोर्ट ने पहली बार साबानो केस में ये बोला कि ओवर रूल कर दिया 1273 सीआरपीसी को, किस पे, सेक्शन 125 पे, जो ये कहता था कि सभी हस्बैंड को देना पड़ेगा। मामला ये था कि मुस्लिम्स कम्युनिटी में पर्सनल लॉज थे, और पर्सनल लॉ के बेसिस पे ये था कि जो मतलब मेंटेनेंस की रकम है वो उनका अपना एक लॉ के तहत, सरिया के लॉ की तरह या जो भी लॉ हो उस पर चलता था। तो एमपी हाईकोर्ट ने बोला कि अब ऐसा नहीं होगा, सेक्शन 125 और रूल करेगा 1273 पे, और फॉर्मर हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा अपनी वाइफ को। ये मामला चले गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस चंद्रचूड़, जो उसमें के बहुत ही प्रोग्रेसिव जज हुआ करते थे, उन्होंने एमपी हाई कोर्ट के जजमेंट को कंफर्म किया कि हाँ यही जजमेंट रहेगा।
चेंज नहीं होगा। मामला बहुत गर्म हो गया तो लेटर द राजीव गांधी गवर्नमेंट पास द सो कॉल्ड द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स, सो कॉल्ड मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स बिल को पास किया 1986 में, जो कि इन एसेंस में क्या होता था, मुस्लिम वुमेन के राइट्स को लिमिट ही करता था। ठीक है, तो अब यहाँ से दो क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं फिर से। हाउ कुड द गवर्नमेंट और द डिफेंडर्स ऑफ सेक्युलरिज्म justify the retention of personal laws of the minorities when these violated the basic precepts of gender justice? कोई भी गवर्नमेंट हो या सेक्युलरिज्म का डिफेंडर हो, वो इस बात को जस्टिफाई कैसे कर सकता है किसी पर्सनल लॉ को, माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉ को, इस बेसिस पे कि सेक्युलर स्टेट है आप नहीं कर सकते इंटरफेयर, जबकि वही पर्सनल लॉ जो है माइनॉरिटीज का जेंडर जस्टिस पे बहुत वायलेट करता है। ठीक है ना। दूसरा है कि व्हाई डिड द स्टेट नॉट इंटरफेयर इन पर्सनल लॉज इन द कॉज ऑफ सोशल रिफॉर्म व्हेन इट हैड डन सो इन द केस ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी। जब आप हिंदू के मामले में इंटरफेयर कर सकते हैं सोशल रिफॉर्म के बेसिस पे, तो आप फिर वही माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉज में क्यों नहीं कर सकते हैं, स्टेट क्यों नहीं कर सकता है। अब द डिफेंडर्स ऑफ सेक्युलरिज्म वर लेडन विद टू मोर थ्योरेटिकल टास्क। अब जो जितने भी सेक्युलरिज्म के डिफेंडर थे उसको दो और क्वेश्चन आ गया। टू जस्टिफाई करना है कि सिलेक्टिव स्टेट इंटरवेंशन रिलीजन एंड स्क्वायर दिस विद सेक्युलरिज्म। अब आपको सिलेक्टिव स्टेट इंटरवेंशन को जस्टिफाई करना है, और दूसरा क्या करना है, फिट माइनॉरिटी राइट्स इन द सेक्युलर प्रोजेक्ट। अब जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उसको सेक्युलर प्रोजेक्ट में फिट करना है। इसमें 4 डिफरेंट काइंड्स के आर्गुमेंट जो है इंडिया में इंटेलेक्चुअल्स ने दिए। हम मेनली जो था वो ये था कि क्या था। ठीक है, पहले पार्थ चटर्जी, he says that if we accept that secularism means a strict separation between the state and religion, then it can prove fairly compatible with the persecution of and discrimination against minorities. यदि हम सेकुलरिज्म को ये समझते हैं कि स्टेट और रिलीजन के बीच स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, तो अब इस बात को मान के चलिए कि माइनॉरिटीज का जो है डिस्क्रिमिनेशन होगा इसके बेसिस पे। ठीक है। दूसरा, if secularism means equidistance from all religions, then the state can intervene selectively in different religious communities. यदि आप ये मानते हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि ऑल रिलीजन से इक्विडिस्टेंस हो सकता है, तो स्टेट जो है सिलेक्टिवली रिलीजियस कम्युनिटीज में इंटरवीन कर सकता है। अब चटर्जी ने ये सजेस्ट किया, पार्थ चटर्जी सबाल्टन थ्योरिस्ट थे, सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंस कलकत्ता के चेयरमैन थे, बहुत बड़े प्रोफेसर थे। चटर्जी सजेस्ट दैट establishment of norm of toleration, liberal views of autonomy and respect for person, and the extension of internal democracy in the group rights to protect the minority rights. उन्होंने कहा कि जो भी प्रॉब्लम आ रहा है कि स्ट्रिक्ट इंटरवेंशन करना या जेंडर जस्टिस वाला प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम एक नॉर्म ऑफ टॉलरेशन को डेवलप करें, लिबरल व्यूज ऑफ ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट करें, और पर्सन की रिस्पेक्ट करें बियॉन्ड हिज और हर रिलीजन, और एक्सटेंशन ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन द ग्रुप राइट्स। ग्रुप राइट्स हम आपको दिए हैं कि आप अपने कल्चर को जो है सेव कीजिए, आपको अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, लेकिन ग्रुप राइट्स के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी को भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये माइनॉरिटी ग्रुप को समझना है। तो ये 3-4 चीजें ने पार्थ चटर्जी ने सजेस्ट किया कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। फिर आया राजीव भार्गव। राजीव भार्गव सीपीएस में प्रोफेसर थे, बाद में फिर वो सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंस के चेयरमैन हुए थे, सॉरी सेंटर फॉर CSDS, सेंटर फॉर स्टडी इन डेवलपिंग सोसाइटीज, दिल्ली में। तो राजीव भार्गव ने सेकुलरिज्म को 3 कैटेगरीज में बांटा, पहला हाइपर सब्सटेंटिव सेकुलरिज्म, दूसरा अल्ट्रा प्रोसीजरल सेकुलरिज्म, और तीसरा कंटेक्चुअल सेकुलरिज्म। तो उनका जो कंटेक्चुअल सेकुलरिज्म था, ये उन्होंने कहा कि ये हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है। ये कॉन्टेक्चुअल सेकुलरिज्म कहने का मतलब ये था कि प्रिंसिपल्ड और नॉन सेक्टेरियन डिस्टेंस और नॉन एब्सोल्यूटिस्ट सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन। यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो प्रिंसिपल्ड होगा और नॉन सेक्टेरियन बेसिस पे होगा, मतलब हम किसी के रिलीजन के मैटर में इसीलिए इंटरफेयर नहीं करेंगे कि हमें उस माइनॉरिटी ग्रुप को दबाना है। तो वो जो डिस्टेंस होगा नॉन सेक्टेरियन होगा, और नॉन एब्सोल्यूटिस्ट सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन, मतलब पूरी तरीके से सेपरेट नहीं होगा रिलीजन स्टेट के साथ, कुछ ना कुछ तो उनको इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो सेक्युलरिज्म जो है भार्गव का, राजीव भार्गव का, 2 कॉन्सेप्ट पे चलता था। पहला, फुल्ली कंपेटेबल विद द डिफेंस फॉर द डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप राइट्स। जो डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप राइट्स होता है कि एक तो हम सिटीजनशिप राइट दे रहे हैं और उसके अंदर जो ग्रुप राइट्स है उसको भी मेंटेन करना है, तो उसके साथ कंपेटेबल होना चाहिए सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट। दूसरा,
The secularity of the state does not necessitate strict intervention, non-interference, or equidistance, but any or all of these as the case may be. और किसी भी स्टेट अगर सेक्युलर है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो पूरा स्ट्रिक्ट इंटरवेंशन, डज नॉट नेसेसिटेट स्ट्रिक्ट इंटरवेंशन, नॉन इंटरफेरेंस भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इंटरफेयर नहीं करेगा, और ऐसा भी नहीं कि पूरा इक्विडिस्टेंस रखेगा। ना ही ये तीनों चीज एक साथ होगा और ना ही इनमें से कोई एक चीज एक साथ हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब कोई भी स्टेट सेक्युलर हो इसका कहीं कतई भी मतलब नहीं है कि वो स्ट्रिक्ट इंटरवेंशन रखेगा, नॉन इंटरफेरेंस और इक्विडिस्टेंस तीनों नहीं हो सकता है, और तीनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब यही है कि स्टेट को जब जल्दी लगे कि सोशल जस्टिस के नाम पे हमें इंटरफेयर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन जब इंटरफेयर करें तो उसको ये भी ध्यान रखना है कि माइनॉरिटी राइट्स भी जो है वो खत्म नहीं हो। अमर्त्य सेन जानते ही हैं आप लोग, नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिक्स में, लेकिन इन्होंने आ, आ, मतलब डेमोक्रेसी पे और इनइक्वालिटी पे भी बहुत काम किया। So for him, secularism is a part of bigger project of recognizing the heterogeneity and plurality of religious groups, language groups, and divergent social practices. अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग जो सेक्युलरिज्म है वो इंडिया की प्लुरलिटी ऑफ जो रिलीजियस ग्रुप और हेट्रोजेनिटी है, मतलब जो अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो लैंग्वेज ग्रुप्स के हैं, डाइवर्जेंट सोशल प्रैक्टिसेस के हैं, उसको ये सेक्युलरिज्म एक बिगर प्रोजेक्ट है उन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखने का। सेन ये कहते हैं कि अगर हम that any re-examination of the difficult question relating to the principle of symmetrical treatment of different religious communities must arise within a commitment to secularism. अगर हम कोई भी क्वेश्चन पे री एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं कि सभी रिलीजियस कम्युनिटीज पे सिमेट्रिकल मतलब एक समान से ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो हमेशा सेक्युलरिज्म के कमिटमेंट के अंदर होना चाहिए। नीरा चंदोके का कॉन्सेप्ट मुझे जो पसंद आता है पर्सनली सबसे ज़्यादा, चंदोके ये कहती हैं suggested that secularism cannot be abstracted from the wider conceptual concept of which it forms one part. It can only be understood as intrinsic component of the historical, constitutional and political practices of democracy, freedom, equality, justice and rights. चंदोके का ये कहना है कि आप सेक्युलरिज्म आपको मिला है, क्यों मिला है? डेमोक्रेसी के कारण मिला है, फ्रीडम के कारण मिला है, इक्वलिटी के कारण मिला है, जस्टिस के कारण मिला है, राइट्स के कारण मिला है। तो यदि आपको इन सब चीज़ों के कारण सेकुलरिज्म मिला है और स्टेट आपके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर रहा है या आपके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर भी रहा है, तो आपको वो जो माइनॉरिटी राइट्स मिल रहा है कि स्टेट आपके मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, वो कहाँ से आया है? वो इसी डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस एंड राइट्स से आया है। और यदि स्टेट इंटरफेयर कर रहा है आपके पर्सनल लॉज में, तो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको आपके पर्सनल लॉज में इन सब चीज़ों की कमी दिख रही है, फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस एंड राइट्स, और उसको मेंटेन करने के लिए स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है आपके माइनॉरिटी राइट्स में। तो यदि आप एक बेसिस पे ये बात बोलना चाहते हैं कि हम हमारे मैटर में स्टेट इंटरवेंशन नहीं करेगा, तो आपको वो बात बोलने का सोर्स डेमोक्रेसी है, तो आपको अपने ग्रुप राइट्स के अंदर डेमोक्रेसी को मेंटेन करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, उसे अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो स्टेट आपके मैटर में इंटरफेयर करेगा। इफ वी अप्लाई फॉर्मल इक्वलिटी इन ए अनइक्वल सोसाइटी वी एंड अप रिप्रोड्यूसिंग इनइक्वालिटी। There is only one way out of reproducing inequality through equal treatment, and that is to treat different groups differently or according to their specific circumstances. यदि हम एक अनइक्वल सोसाइटी में फॉर्मल इक्वलिटी अप्लाई कर देंगे तो ये हमेशा इनइक्वलिटी को ही बढ़ाएगा। फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब ये होता है, एक लाइन है, खींच दिया जाएगा, आप किसी भी कम्युनिटी से हैं, सबको उसी लाइन से दौड़ना है, तो वो फॉर्मल इक्वलिटी हुआ। ठीक है, अगर एक अनइक्वल सोसाइटी है, अब वहाँ दौड़ने वाले अलग अलग लोगों का डाइट अलग अलग था, अलग अलग लोगों का जो ट्रेनिंग हुआ वो अलग अलग था, तो सबको एक ही लाइन पे हम नहीं खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि सबके दौड़ने का तरीका, सबके खाने का तरीका, सबका रहने का तरीका, सबका ट्रेनिंग का तरीका अलग अलग था। तो इक्वलिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि एक लाइन खींचे और उसके पास्ट चीज़ों को बिना देखे हम उसको खड़ा कर दिए, हाँ हम तो इक्वलिटी किए हैं, आप दौड़िए सब। तो ये फॉर्मल इक्वलिटी है। और एक अनइक्वल सोसाइटी में यदि हम फॉर्मल इक्वलिटी अप्लाई करते हैं तो वो और इनइक्वलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो हमारे पास इस इनइक्वलिटी को खत्म करने का एक ही तरीका है कि डिफरेंट ग्रुप्स के साथ हम डिफरेंटली ट्रीट करें, जैसा कि एरिस्टोटल ने कहा था।
या फिर उसके स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। ये नीरज चंदोके ने भी कहा। Individuals need access to their cultures या religious affiliation because this gives them their basic system of meaning। अब इंडिविजुअल को अपने कल्चर रिलीजियस एफिलिएशन को चाहिए, एक्सेस चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको बेसिक सिस्टम ऑफ मीनिंग्स देता है ये। However, groups and their rights are important only in so far as they are important for individuals। अब जितने भी ग्रुप राइट हैं या जितने भी आपके कल्चर हैं या रिलीजन है, ये तभी तक ना मायने करते हैं जब वो इंडिविजुअल को, जब वो इंडिविजुअल्स के लिए इंपॉर्टेंस है, उसके 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 उसको आगे बढ़ने में वो मदद दे रहा है, उसके गोल्स को, उसके एम्बिशंस को अचीव करने में हेल्प कर रहा है, आपके ग्रुप राइट्स, कल्चर, रिलीजन, जो भी सोसाइटी। तो इसी कारण से कभी भी हम ग्रुप राइट्स के अंदर इंडिविजुअल राइट्स को सबऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आपको लेके चलना पड़ेगा। तो 4 आर्गुमेंट दिया गया। पहला था पार्थ चटर्जी, फिर राजीव भार्गव, फिर अमर्त्य सेन, फिर नीरा चंदोके। तो ये यहाँ पे खत्म हुआ। The road ahead, we do not even have to use the term secular to practice secular politics। All that we need to do is to faithfully follow the provisions of the constitution। ठीक है, हमको सेक्युलर बनने के लिए कोई सेक्युलर पॉलिटिक्स को भी फॉलो नहीं करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखा गया, आर्टिकल 25, सेक्शन 2 ऑफ आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 और 30, उसी को स्टेट फॉलो कर ले। इफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज फॉलोड रिगरसली, द स्टेट कैन नॉट पॉसिबली अलाइन विद वन रिलीजन टू द डेट्रीमेंट ऑफ अदर्स। अगर वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को फॉलो कर लेगा स्टेट, या हम लोग ये जो ग्रुप राइट्स के नाम पे जेंडर जस्टिस को नहीं देखते हैं या इंडिविजुअल राइट्स को कुचल के रख देते हैं, तो अगर हम खुद एक जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, इक्वलिटी का, फ्रीडम का, राइट्स का, उसको फॉलो करेंगे, तो हमें इस सेक्युलर पॉलिटिक्स को फॉलो करने का आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा ना। तो यही इसमें कहा गया। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, हम आप लोग पढ़ लीजिए। हम लोग कुछ देर के लिए स्टॉप कर लेते हैं इसको। सेक्युलरिज्म एंड क्रिटिक्स, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। विथ रिगार्ड्स टीम जून पॉलिटिकॉन। कैसा लगा बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चंस भी देंगे हम लोग, तो आप लोग वीडियो देखने के बाद उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।